बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। मैं अभी आज आपको बताऊंगा, इतिहास की परिभाषा तो आपने जान चुकी है। इतिहास की परिभाषा और इतिहास का प्रकार हम लोगों ने पढ़ा है। आज मैं आप लोगों को इतिहास का महत्व बताऊंगा कि इतिहास पढ़ने से क्या फ़ायदा है, क्यों इस इतिहास को हम लोग सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, क्यों इसे हम लोग एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास को देखने और लिखने की परंपरा शुरू हुई। आखिर जर्मन जो इतिहासकार थे रेंकी और विभूर, इन लोगों ने क्यों वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की बात की। हेरोडोटस का वह जो कथात्मक शैली हो या पर यूथिडाइसस का जो वह प्रबोधक शैली हो, उसके मान लिया गया कि इतिहास के जनक जो थे वह हेरोडोटस थे। लेकिन वैज्ञानिक इतिहास लिखने की जो परंपरा शुरू हुई, रेंके और विभूर जो जर्मन इतिहासकार थे, उन लोगों ने शुरुआत की, बताया। आज जो भी इतिहास की बातें जो पुस्तकों में है या हम जानते हैं, या तो उसका वैज्ञानिक साक्ष्य है, अभिलेखीय साक्ष्य है, उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों का साक्ष्य है, या फिर लिखित साक्ष्य है। तो हम लोगों ने परिभाषा के साथ साथ इतिहास का प्रकार भी जाना, सामाजिक इतिहास, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, और अब हम लोग इतिहास के महत्व को पढ़ेंगे। पीछे की बातों को अगर हम समझ लेते हैं बच्चों, तो उससे हमको आगे वर्तमान में हमें क्या करना है और आगे हम क्या करेंगे, यह हम अपना निर्धारण कर सकते हैं। इस योजना को हम तैयार कर सकते हैं। पीछे जो राजा ने जो काम किया, अच्छा काम किया, तो स्वर्णकाल माना गया। आखिर क्यों गुप्त काल का जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल था उसे स्वर्णकाल कहा गया? क्यों शाहजहां के काल को, जो मुगल काल का शासक था, वह स्थापत्य कला का अद्भुत उस समय विकास हुआ था। द्रविड़ शैली क्या है, मराठा शैली क्या है, चित्रकला कहाँ कहाँ पर कब कब किन शासकों के समय विकसित हुई, इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। तो उसी में थोड़ा बहुत परिमार्जन करके और हम लोग आधुनिक शैली अपनाते हैं। आज जो भी हमारी अट्टालिकाएँ बन रही हैं, जो भी स्थापत्य कला का नमूना है, कहीं न कहीं उसमें हमें मुगल कालीन, द्रविड़ कालीन, या फिर और भी जो राजे महाराजे थे, उनकी शैली को हम लोग अपनाते हैं और उसमें उसका परिमार्जन करके नई शैली विकसित करते हैं। इसके अलावे पीछे जो शासक हुए, जिन्होंने जनता को परेशान किया, जिन्होंने शासक निरंकुशता अपनाई, जो तानाशाह बन गए, जैसे हम इतिहास में, विश्व इतिहास में हम लोग आगे पढ़ेंगे हिटलर के बारे में या फिर मुसोलिनी के बारे में, किस प्रकार उन लोगों ने जनता को एक नई शासन पद्धति दिखलाई, समझाई, बताई, जिसे हम लोग तानाशाही कहते हैं। शासन को अपने अधीन, अपने नियंत्रण में रखकर किस प्रकार उन लोगों ने शासन किया, उसके क्या अच्छे परिणाम थे, क्या बुरे परिणाम थे, इसको हम लोग जानेंगे। और जब इसको हम लोग समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आज जो शासन पद्धति है उसको हम लोग उसके अनुरूप चलाएंगे। अगर अच्छा है तो अच्छा पालन करेंगे, अगर बुरा है तो उसको छोड़ देंगे। फिर हम पीछे देखें तो गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, महात्मा गांधी हुए, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हुए। इन लोगों का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इनकी कृतियों को हम जानते हैं, इन्होंने क्या किया उसके बारे में जानते हैं। हम अहिंसा आंदोलन के बारे में जानते हैं, हम स्वदेशी आंदोलन के बारे में समझ पाते हैं, उनका इतिहास को पढ़ते हैं तो। और फिर उसके अनुसार हम अपनी दिनचर्या, हम अपना जो प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उसको अपनाते हैं। अहिंसा के बारे में बताया गया, संघ के बारे में बताया गया, अलग अलग धर्मों ने अलग अलग व्याख्या की। इसी पीछे की जो बातें हैं, अतीत की जो बातें हैं, जिसे हम इतिहास कहते हैं, इसी में वर्णित है कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, ईसाई धर्म कैसे आया, हिंदू धर्म कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, कहाँ आगे बढ़ा। हर बातें हमें इतिहास से पता चलता है और उसके आधार पर हम अपना जो दैनिक कार्य है, हमारी जो दैनिक गतिविधियां हैं, वह निर्धारित होती हैं। कोई बौद्ध धर्म का समर्थक है, कोई जैन धर्म का समर्थक है, कोई हिंदू धर्म का समर्थक है। हमारे अपने ग्रंथ हैं, उनके अपने ग्रंथ हैं।
जैन धर्म का अपना ग्रंथ है, सिख धर्म का अपना ग्रंथ है, इस्लाम का अपना कुरान है। उसमें उनकी बातें लिखी हुई हैं, वो इतिहास की बातें हैं, प्रमाण हैं। जमीन के नीचे से खुदाई से जो प्राप्त होता है उत्खनन से पुरातात्विक सामग्री, कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से हम उसके काल का निर्धारण करते हैं। कठोर वस्तुओं पर, पत्थर हो या धातु हो, जिस पर कि हम नुकीली चीज से लिखते हैं, जिसे हम अभिलेख कहते हैं, अभिलेख प्राप्त होता है। तो इस तरह इतिहास के पढ़ने से हमें पीछे की बातों की जानकारी होती है और उसके आधार पर हम वर्तमान को व्यवस्थित और सुरक्षित रखते हुए भविष्य की योजना बनाते हैं। फिर हम देखें, इसी इतिहास पढ़ने के क्रम में हमें पता चलता है कि मानव आदि मानव था। पूरा पाषाण काल, वह काल, पाषाण काल यानी जब पत्थर का ही प्रयोग होता था, उस समय धातु का आविष्कार नहीं हुआ था। उस पाषाण काल में पूरा पाषाण काल है, जो उनका भी सबसे पहला काल, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नव पाषाण काल आएगा, जबकि पत्थर के हथियार थोड़ा आधुनिक जैसे बनने लगे, चिकने होने लगे, नुकीले होने लगे। फिर आया धातु काल। सबसे पहला धातु तांबा था, जिसका प्रयोग मानव ने शुरू किया। ताम्रकालीन सभ्यता उस समय विकसित हुई। फिर लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, लोहकालीन सभ्यता विकसित हुई। तो वो इतिहास पढ़ने से ही हमें जानकारी मिलती है कि आखिर वो ताम्रकालीन सभ्यता में क्या क्या विकसित हुआ, हम कैसे असभ्य थे पहले और कैसे सभ्य हुए, आखिर इस सभ्यता की जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ आगे बढ़ती चली जा रही है। आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ और लोगों में गति आई, लोगों का दिनचर्या बदला। जो खानाबदोश की जिंदगी थी, जो मानव जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वे अब यायावर जिंदगी जीते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ खानाबदोश की जिंदगी जीकर गुजारते थे, जंगल के फल मूल पर निर्भर रहते थे। जब स्थिरता आई तो उन लोगों ने क्या किया कि उस जंगल को काटा, वहाँ पर थोड़ा बहुत ज़मीन बनाया और वहाँ पर कृषि शुरू की। और जब कृषि शुरू की तो उनमें अस्थायित्व आया, वह मकान बनाकर रहने लगे। फिर उनमें एक परिवार की एक धारणा बनी, फिर एक मुखिया की धारणा बनी और इस तरह राजा की बात आगे बढ़ी। तो इनका अध्ययन करने से ही हमें पता चलेगा कि क्रमबद्ध ढंग से मानव विकसित होता चला आया और इतिहास यही अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध लिखित व्याख्या है, लिखित वर्णन जो इतिहास का क्रमबद्ध किया गया ईयर वाइज, पहले क्या था, अब क्या था, आगे क्या था, तो यही इतिहास है। तो बच्चों, इतिहास पढ़ने का बहुत ही महत्व है। इस प्रकार हम लोगों ने इतिहास की परिभाषा जानी, इतिहास का प्रकार जाना और इतिहास का महत्व जाना। अब थोड़ा हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल पर कंसंट्रेट करते हैं। मैं आप लोगों के सामने प्रश्न रखूंगा, उसका 4 विकल्प होगा और जो आपने अध्ययन किया है उन्हीं के बीच में से प्रश्न होगा। अब आपको क ख ग घ में से 4 ऑप्शन रहेगा, विकल्प रहेगा। जो एक विकल्प सही होगा उसके बारे में आपको बताना होगा। अगर आप इसका जवाब दे पाएंगे, इसका मतलब कि आपने इस पूरे चैप्टर को सही ढंग से समझा है। अब पहला सवाल देखें। हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जो हिस्टोरिया शब्द है, जिससे हिस्ट्री बना था, सबसे पहले किसने दिया था? हेरोडोटस ने, रेंकेस ने, निभूर ने या थ्यूसिडाइसस ने? यह जो हिस्टोरिया शब्द है, यूनानी शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका जवाब है, आपने जवाब सोच लिया होगा, इसका जवाब है हेरोडोटस। ये यूनानी के इतिहासकार थे, इन्होंने सबसे पहले हिस्टोरिया शब्द प्रयोग में लाया। दूसरा प्रश्न है, थ्यूसिडाइसस के इतिहास लेखन की पद्धति को क्या कहते हैं?
मैंने आपको बताया था कि इतिहास लेखन की 2 पद्धति है, खासकर नहीं 3 पद्धति इसको आप कह सकते हैं। एक कथात्मक पद्धति, एक प्रबोधक शैली पद्धति और तीसरा वैज्ञानिक पद्धति। तो यहाँ थ्यूसिडाइसस की जो बात मैं कह रहा हूँ वह थ्यूसिडाइसस के इतिहास लेखन पद्धति को क्या कहते हैं? कथात्मक, प्रबोधक, वैज्ञानिक या वर्णनात्मक? इसका जवाब है प्रबोधक। क्योंकि जो हेरोडोटस थे उनकी शैली को कथात्मक शैली कहा गया, थ्यूसिडाइसस की शैली को प्रबोधक शैली कहा गया, और निभूर की शैली को, रेंके जो निभूर थे उनकी शैली को वैज्ञानिक शैली कहा गया। तीसरा सवाल है, रेंके और निभूर कहाँ के इतिहासकार थे? जर्मन के, यूनान के, इंग्लैंड के कि भारत के? रेंके और निभूर ये 2 इतिहासकार थे जिन्होंने वैज्ञानिक इतिहास पर जोर दिया था कि इतिहास होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, यानी उसमें प्रमाण होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए। और आजकल हम लोग इसी इतिहास पर, लेखन पर हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं। ये कहाँ के थे? यूनान के या जर्मन के, इंग्लैंड के या भारत के? इसका जवाब है जर्मन के। क्योंकि इसके पहले के जो 2 हम लोगों ने चर्चा की, हेरोडोटस और थ्यूसिडाइसस, वे दोनों यूनान के थे, लेकिन रेंके और निभूर जो हैं ये दोनों इतिहासकार जर्मनी के थे। चौथा सवाल, हेरोडोटस की इतिहास लेखन की पद्धति को हम क्या कहते हैं? हेरोडोटस के इतिहास लेखन की पद्धति को हम क्या कहते हैं? प्रबोधन, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक या कथात्मक? वही हेरोडोटस जिन्होंने हिस्टोरिया शब्द दिया था, उनकी शैली को, जो यूनान के रहने वाले थे, उनकी शैली को हम लोग किस शैली, किस इतिहास लेखन की किस पद्धति का नाम देते हैं? आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका जवाब है कथात्मक शैली। कथात्मक शैली। वैज्ञानिक इतिहास लेखन पद्धति जो है वो किसने स्टार्ट किया था? वैज्ञानिक इतिहास लेखन पद्धति किसकी पद्धति है? जवाब है रेंके और निभूर, हेरोडोटस, थ्यूसिडाइसस या कैटेलवी। इन चारों में एक सही है। रेंके एवं निभूर, हेरोडोटस, थ्यूसिडाइसस और कैटेलवी। सही जवाब है रेंके एवं निभूर। अगला है, आरंभ में किसका इतिहास लिखा जाता था? जो इतिहास लेखन की पद्धति हुई वो सबसे पहले इतिहास, जब लिपि का विकास हुआ तो किसका लिखा जाता था? धर्म का, राजा का, परंपरा का या जनसाधारण का? तो प्रारंभ में इतिहासकार जनरली राज दरबार में रहते थे, तो वे राजा का इतिहास लिखा करते थे। इसलिए इसका सही जवाब है राजा का इतिहास। अगला सवाल है, वर्तमान समय में इतिहास को किस तरह का विषय माना गया है? क्या यह राजनीतिक विज्ञान का विषय है? क्या यह मनोविज्ञान का विषय है? सामाजिक विज्ञान का विषय है या दर्शन शास्त्र का विषय है? इसका सही जवाब है सामाजिक विज्ञान। क्योंकि इतिहास जो है वो सामाजिक घटनाओं का ही क्रमबद्ध इतिहास है। उसमें हम राजा के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, जो भी सामाजिक घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। अतः इसको हम लोग सामाजिक विज्ञान का विषय मानते हैं। अब अगला सवाल है, जिस समय का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक हुआ लिखित विवरण, एक हुआ अलिखित विवरण, यानी उसका लिखित लिपि का विकास नहीं हुआ था उसके पहले का इतिहास, और एक है कि अब जब लिपि का विकास हो गया उसके बाद का इतिहास। इसमें 4 उत्तर है, उसमें कोई एक सही है। उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहेंगे, मध्यकाल, प्राचीन काल या प्राग ऐतिहासिक काल। यानी जिस समय लिखित विवरण उपलब्ध होता है इतिहास का, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? इसका जवाब है ऐतिहासिक काल। अतीत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन है, पास्ट का, जो अतीत मतलब पीछे की बातें, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र या इतिहास? इसका सही जवाब है इतिहास।
अंतिम सवाल, एक 10वां सवाल आप लोग जाने कि अतीत के अध्ययन से किस चीज़ का विकास होता है, किसका विकास होता है? क्या धर्म का विकास होगा? पीछे की बातें अगर हम जान लें तो उससे क्या धार्मिक विकास होगा, बौद्धिक या आर्थिक, या इनमें से कोई नहीं? तो अतीत के अध्ययन से हमारा बौद्धिक विकास होता है, क्योंकि हम सोचने समझने की शक्ति हमें बढ़ती है, हमें तार्किक शक्ति बढ़ती है, तो इसलिए इतिहास पढ़ने से हमें बौद्धिक विकास होता है। अगला सवाल, पुरातत्व विशेषज्ञ खुदाई में मिले सामानों को किस पद्धति से जांच कर जानकारी प्राप्त करते हैं? जो पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, खुदाई से कोई सामान प्राप्त होता है, मान लो अवशेष जीवाश्म प्राप्त हुआ, तो पेड़ पौधे, मानव, जीव, जानवर, ये सभी हम जानते हैं कि कार्बन अवशोषित करते हैं, जिंदा रहते हैं तो, अब मरने के बाद कार्बन का विसर्जन होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई हड्डी का या कोई जीवाश्म हमको प्राप्त होता है, जीव का कोई अंश जो कि बहुत साल पहले ज़मीन में दब गया, खुदाई से प्राप्त हुआ, तो अब उसमें कार्बन की एक पद्धति है, उस पद्धति से हम लोग पता लगाते हैं कि वह कितना पुराना है, कितना कार्बन उसने छोड़ दिया। तो वही सवाल है कि पुरातत्व वैज्ञानिक किस पद्धति से जो सामान प्राप्त होते हैं खुदाई में, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं? कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 15 या कार्बन 16? सही जवाब है कार्बन 14, क्योंकि यह एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। अगला सवाल है, यूनानी शब्द लोरोप्ला का अर्थ क्या है? लोरोप्ला, सीखना, घटित होना, जानना, या इनमें से कोई नहीं? वह यूनानी शब्द लोरोप्ला, उसका सही अर्थ है सीखना। यूनानी शब्द लोरोप्ला का अर्थ है सीखना। अब इतिहास के जनक कौन थे? अगला सवाल है, इतिहास के जनक यानी जिन्होंने इतिहास के बारे में बताया, इतिहास लेखन की पद्धति शुरू की, जिन्हें इतिहास का पिता माना जाता है, हेरोडोटस, रेंकेज, निभूर या थ्यूसिडाइसस, इन चारों में कौन थे जो इतिहास के जनक कहे जाते हैं? इसका जवाब है हेरोडोटस, जो यूनान के रहने वाले थे। हिस्टोरिया शब्द का क्या अर्थ है? जो हिस्टोरिया शब्द जो कि हेरोडोटस ने लिखा था, प्रयोग किया था हिस्टोरिया, जिससे हिस्ट्री शब्द बना, उसका सही अर्थ क्या है? घटित होना, सीखना, जानना, या इनमें से कोई नहीं? हिस्टोरिया का सही अर्थ है जानना। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने 14 सवाल का जवाब जाना। अंतिम सवाल जाने 15वां कि संगीत धर्म का इतिहास किस वर्ग का इतिहास है? वह कौन सा इतिहास का वर्ग है जिसमें कि हम लोग संगीत या धर्म इसके बारे में पढ़ते हैं या संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं? राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास या आर्थिक इतिहास? इसका जवाब है ग, सांस्कृतिक इतिहास। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने इतिहास की परिभाषा, हम लोगों ने इतिहास की परिभाषा के बारे में जाना, हम लोगों ने इतिहास का वर्गीकरण किया, कितने प्रकार का इतिहास होता है, हम लोगों ने इतिहास का महत्व समझा, हम लोगों ने इतिहास का शब्द कहाँ से आया, इतिहास के जनक कौन थे, थ्यूसिडाइसस का इतिहास हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने हेरोडोटस का इतिहास जाना, हम लोगों ने रेंके और विभूर का इतिहास जाना, और हम लोगों ने यह भी जाना कि ईस्वी किसे कहते हैं, ईसा पूर्व किसे कहते हैं। हम लोगों ने यह भी जाना कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। बच्चों, आप जान लें कि इतिहास जो होता है यह, इसका शुरुआत हम तय ही नहीं कर सकते हैं। अभी का समय तय है कि 2024 चल रहा है या 2025 चल रहा है, 2023 चल रहा है, यहाँ तक का इतिहास, लेकिन कहाँ से? क्योंकि इसका अभी मामला जो है वह अभी विवाद का है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, क्या हुई, इस तरह की बातें हैं।
तो जब से हमको खुदाई से सामान प्राप्त होता है उस समय से इतिहास की बात हम लोग करते हैं और आज तक चले आते हैं। तो फिर आखिर ये इतिहास जब इतना लंबा हो गया पढ़ने के लिए, तो सुविधा के लिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको 3 भागों में बांट दिया कि भाई एक बार हम लोग शुरू से लेकर जहाँ से इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है, चाहे वो खुदाई से मिले सामानों से प्राप्त हो, सिक्कों से प्राप्त हो, उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त है उससे प्राप्त हो, अभिलेख से हो या लिखित हो, वहाँ से लेकर 750 ईस्वी तक एक हम लोगों ने निर्धारित किया, वैज्ञानिक इतिहासकारों ने निर्धारित किया, इसको हम लोग एक इतिहास मानते हैं, जिसको हम लोग प्राचीन इतिहास कह सकते हैं। और 750 से लेकर 1757 ईस्वी तक इसको हम लोग मध्यकाल मानते हैं, यानी मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन काल का जो इतिहास है, इस इतिहास में जब यह हम लोग पढ़ेंगे 750 ईस्वी तक, तो इसमें हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। फिर उसके पहले पाषाण काल के इस बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल के पहले का जो काल था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवीन पाषाण काल, आते आते फिर हम लोग धातु काल में आएंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी में हम लोग गुप्त काल, मौर्य काल, फिर इसी में हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे, जब ऋग्वेद की रचना हुई थी। बच्चों, आपको पता है कि हमारे यहाँ 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। पुराण हैं, उपनिषद हैं, इन सब की रचना इसी काल में हुई थी, इसी 750 ईस्वी के पहले हो गई थी। इसी काल में बौद्ध धर्म का विकास हुआ, इसी काल में जैन धर्म का विकास हुआ, इसी काल में वैदिक सभ्यता विकसित हुई। वैदिक सभ्यता यानी जब वेदों की रचना हुई, वह भी 2 काल है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ये सभी 750 ईस्वी तक हुए, इसलिए उस घटनाओं को हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। फिर आ जाइए मध्यकालीन इतिहास, जो 750 से 1757 ईस्वी तक है। यह काल में हम लोग तुर्क, अफ़गान, मुग़ल, ये लोग भारत में आए या फिर इनका कैसे विकास हुआ, कहाँ कहाँ पर इन लोगों ने अपना फैलाव किया, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस काल में हम लोग तरह तरह का जो हथियार बनने लगा, फिर युद्ध का जो तरीका बदला, ये सब बारे में हम लोग समझेंगे। तोप गोलों का आविष्कार हुआ, प्रयोग होना शुरू हुआ, ये सब हम लोग जानेंगे। तो इस काल को हम लोग मध्यकाल कहते हैं। और फिर तीसरा हो जाएगा 1757 ईस्वी से लेकर आज तक, टिल डेट 2024। तो इस काल को हम लोग 1757 से लेकर आज तक का जो इतिहास है, इसको हम लोग आधुनिक काल में रखते हैं। तो तात्पर्य हुआ कि काल के आधार पर हम लोग इतिहास को सुविधा के लिए 750 ईस्वी तक को हम लोग प्राचीन इतिहास मानते हैं। 750 के बाद 1757 ईस्वी तक को हम लोग मध्यकालीन इतिहास मानते हैं, और 1757 से लेकर आज तक का इतिहास को हम लोग आधुनिक इतिहास मानते हैं। इस तरह इतिहास का लेखन शुरू हुआ, और फिर जब उसको हम लोग काल में बांटकर पढ़ना शुरू किए और हम लोग उसको समझते हैं। फिर हम लोग जब और आगे पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फिर आखिर सभ्यता का विकास कैसे हुआ। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं, पीछे का जो इतिहास पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि चाहे वह यूनान की सभ्यता हो, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो वैदिक सभ्यता हो, जितनी भी सभ्यताएं हैं ये सभी नदियों के किनारे विकसित हुई। अब जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यह दजला और फरात नदी के किनारे हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता है, यह सिंध और रावी नदी के किनारे हुआ। वैदिक सभ्यता है, यह गंगा जमुना के किनारे विकसित हुआ। उसी तरह फिर चीन की सभ्यता हो या फिर यूनान की सभ्यता हो, सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण यही था
कि वहाँ की नदियों के किनारे जो स्थान थे उसकी जलवायु अच्छी थी, जल की सुविधा थी, आवागमन का साधन था। अगर वे कृषि करते थे तो सिंचाई की व्यवस्था हो जाती थी, और फिर उनका वहाँ पर जो प्राकृतिक वातावरण जो था वह उपज के लिए उनके अनुकूल था। तो इन्हीं कारणों से नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास होता चला आया। और फिर जब आगे देखेंगे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता हुई 1921 ईस्वी के पहले तक तो पता ही नहीं था कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। हम लोग वैदिक सभ्यता को मानते थे, और विश्व में यूनान की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता ये सब पुरानी सभ्यता मानी जाती थी कि बहुत पुरानी सभ्यता है, हम लोग बाद में सभ्य हुए। यानी भारत की सभ्यता वैदिक सभ्यता से शुरू होती है। लेकिन जब खुदाई हुई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, वहाँ उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त हुई, तो पता चला कि उन लोगों से भी विकसित सभ्यता हमारे यहाँ 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हो चुकी थी। जो लोथल में, कालीबंगल में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, इन सभी स्थानों पर वहाँ जब हम लोग खुदाई में देखते हैं कि एक के नीचे एक कई लेयर मकान का मिलता है, यानी सभ्यता बनी, फिर सभ्यता का विनाश हुआ, फिर किसी कारण से, चाहे बाढ़ के कारण हुआ हो या भूकंप के कारण हुआ हो, फिर वहाँ पर लोग विकसित हुए। वहाँ पर बच्चों का खिलौना मिला है, वहाँ भगवान की मूर्ति मिली है, वहाँ नर्तकी की मूर्ति मिली है, वहाँ श्रृंगार का सामान मिला है, महल मिला है, वहाँ खिड़कियाँ हैं, नाली है, वहाँ नहाने का हमाम है। कई ऐसे सामान जो कि एक सभ्य सभ्यता को दर्शाते हैं, वह यहाँ पर प्राप्त हुई है। हालांकि यह जगह आजकल पाकिस्तान में चला गया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, लेकिन वह हमारी प्राचीनतम सभ्यता थी। और जब इसके बारे में हम लोगों ने जाना, समझा, विश्व को बताया, तभी पूरे विश्व के लोग जानने लगे कि भारत में भी उनके समकक्ष, मिस्र, यूनान, चीन, मेसोपोटामिया, उसके समकक्ष भारत में भी एक विकसित सभ्यता थी। तो बच्चों, इस प्रकार इतिहास का अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इससे हम लोगों को काफ़ी ज्ञान मिलता है, हमारा बौद्धिक विकास होता है, हमें तार्किक शक्ति बढ़ती है। धन्यवाद।